Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of March 2025. 27 मार्च 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट पेजेस से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हैं वो कई बार मिलते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर। सो लेट्स मूव विद मी। जो भी मैं बता रहा हूँ उसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली न्यूज़ है, देखो, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन ढाका अ बीकन ऑफ इंटरफेथ हार्मनी। तो अब है क्या ये? अब ढाका में ऑलरेडी आपको पता है कि बांग्लादेश न्यूज़ में भी चल रहा है क्योंकि शेख हसीना का जो आउस्ट हुआ है वहाँ से, उसके बाद मोहम्मद यूनुस का वहाँ पे आना एज अ लीडर, और इन सब सारी चीज़ों के बीच में एक अच्छी चीज़ देखने को मिली अभी एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में जो कि बांग्लादेश में है। याद रखिएगा, इस मोनास्ट्री का नाम है धर्म राजिका मोनास्ट्री। याद रखिएगा, द नेम ऑफ द मोनास्ट्री इज धर्म राजिका बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। आपको दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, धर्म राजिका बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ढाका में लोकेटेड है और इट हैज़ प्रोवाइडेड फ्री मील्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ द कैपिटल्स पुअरेस्ट रेसिडेंट्स टू ब्रेक देयर फास्ट ड्यूरिंग द रमज़ान मंथ। है ना, तो रमज़ान के महीने में फास्ट ब्रेक करने के लिए जो बिल्कुल पुअरेस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स हैं उनको फ्री मील्स प्रोवाइड किए गए हैं धर्म राजिका बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बॉलिक इंटरफेथ हार्मोनी विच हैज़ बिन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय धर्म राजिका बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। तो आई होप यू विल रिमेंबर द नेम ऑफ दिस मोनास्ट्री, वेयर इज इट लोकेटेड, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। Let's move to the second news article. The second news article is regarding the mass bleaching. अब ये मास ब्लीचिंग जो है, ब्लीचिंग मतलब कोरल ब्लीचिंग की हम बात कर रहे हैं। आप सबको मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि कोरल्स का जो कलर होता है, कोरल्स का जो कलर होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ कलरफुल एल्गी। एक एल्गी के कारण होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जूजेंथले। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल, जूजेंथले। याद रखेगा, द नेम ऑफ द एल्गी इज जूजेंथले। और जब ये जूजेंथले निकल जाए वहाँ से कोरल से, तो ऑब्वियसली बात है फिर उसका कलर चला जाएगा। अब ये निकल के जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट टेम्परेचर रेंज में ही सर्वाइव कर पाते हैं कोरल्स। जैसे ही टेम्परेचर एक रेंज से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो कोरल्स फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो वही रीज़न है कि कोरल ब्लीचिंग में यही हुआ है कि अभी ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट की बात चल रही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप उठाएंगे तो उसके वेस्टर्न साइड की बात चल रही है, और उसके वेस्टर्न साइड में जो कोरल रीफ की हम बात कर रहे हैं वो है निंगालू रीफ। मेक श्योर यू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस रीफ एज वेल। दिस इज द नेम, निंगालू रीफ। ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, देखो आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा, निंगालू रीफ है एंड इट इज़ ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। और इस वेस्टर्न कोस्ट में इस रीफ की ब्लीचिंग हुई है बहुत ज़्यादा, है ना। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पैच ऑफ द फ्रिंजिंग कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। आपको दिख रहा होगा, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रिंजिंग रीफ्स इन द वर्ल्ड। फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है? एक्चुअली अलग अलग टाइप की रीफ होती है ना। अटोल भी होता है, एक फ्रिंजिंग रीफ होती है, एक बैरियर रीफ होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, पढ़ते हैं ना। ये भी आपके क्वींसलैंड वाले पार्ट में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वेस्टर्न साइड की हम बात कर रहे हैं। निंगालू रीफ की बात चल रही है जो कि कोरल ब्लीचिंग से, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और लास्ट में देखो लिखा भी है, ब्लीचिंग अकर्स व्हेन वार्म वाटर ट्रिगर्स अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स फोर्सिंग द कोरल टू एक्सपेल द कलरफुल एल्गी एम्बेडेड इन देयर टिश्यूज। तो कोरल के जो पॉलिप्स होते हैं उनके टिश्यूज में एम्बेडेड रहते हैं ये एल्गी, और ये एल्गी वहाँ से चले जाते हैं। कब चले जाते हैं? जब वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नाउ। जो अगली न्यूज आर्टिकल है वो है, ट्रम्प साइंस अ न्यू लॉ दैट सीक्स सिटीजनशिप प्रूफ टू वोट इन द यूएस। अब डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी आप सबको पता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म का बढ़ा देना, वहाँ पे टैक्सेस टैरिफ्स लगा देना दूसरे कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं यूएस में। तो ऐसे में उन्होंने एक वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज भी किया है। ये चेंज है पॉलिटिकल बेसिकली कि टाइटर कंट्रोल रहेगा इलेक्शन में वोटिंग के दौरान, फेडरल इलेक्शंस में वोटिंग के दौरान टाइटर कंट्रोल रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि नाउ यू विल रिक्वायर अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप व्हेन रजिस्टरिंग टू वोट। याद रखिएगा, वोट के रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी आपको एक प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप लगेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि दिस इज नॉट अ गुड ऑर्डर एंड इट इज एन अब्यूज ऑफ द प्रेसिडेंशियल पावर, क्योंकि इट कैन प्रिवेंट मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स फ्रॉम कास्टिंग बैलेट्स, है ना। So many their human rights group have already moved to the court, have already challenged its decision to the court. वैसे भी अमेरिका में जुडिशरी जो है वो भी आपको पता है कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन अमेरिका एज वेल। तो लेट्स सी कि हाउ इट टर्न्स आउट, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द ऑर्डर। अगला न्यूज़ है, देखो, खार्तूम से। खार्तूम आपको पता है सूडान की कैपिटल है।
सूडानीज आर्मी टेक्स खार्तूम एयरपोर्ट फ्रॉम पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब देखो सूडान में एक सिविल वॉर चल रहा है बहुत टाइम से। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था अप्रैल 15 2023 में, तो लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं अभी। और ये स्कफल है बिटवीन द सूडानीज आर्मी फोर्सेस जो एसएएफ फोर्सेस हैं, और दूसरी है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ फोर्सेस, ठीक है ना। तो सूडानीज आर्मी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जो वहाँ की पैरामिलिट्री है। मतलब ये आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। और मेन जो पावर कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में है, जिसमें जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान जो है वो एसएएफ यानी कि सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस के लीडर हैं, और जनरल मोहम्मद हमदान जो है वो आरएसएफ के लीडर हैं, यानी कि जो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, ठीक है ना। सो देर वॉज अ ब्रेकडाउन ऑफ ट्रांजिशन टू सिविलियन रूल, जो कि 2021 के मिलिट्री कू के बाद हो रहा था। एंड मिलिट्री फैक्शंस अब आपस में ही कम्पीट करने लगे हैं, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है तो मिलिट्री फोर्सेज अब आपस में कम्पीट कर रहे हैं कि हम लीड करेंगे, हम लीड करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस फाइटिंग हैज़ बिन गोइंग ऑन सिंस 2 years एंड इट हैज़ लेड टू मास, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे हटे हैं, वहाँ से बाहर निकल गए हैं, और मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत हुआ है, मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगली न्यूज है, नेहरू हिज मिस्टेक्स आर मार्जिनलाइज्ड हिज अचीवमेंट्स बिलिटिल्ड। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। एक्चुअली एक किताब के बारे में है, जो कि कई थिंक मुखर्जी की किताब है कोई। उसके ऊपर लिखा गया ये आर्टिकल है। एंड ये आदित्य मुखर्जी की किताब है, नेहरूज इंडिया, ठीक है ना। तो रिसेंट बुक ऑन नेहरू बाय आदित्य मुखर्जी, नेहरूज इंडिया द मोस्ट डेफिनेटिव बुक ऑन जवाहरलाल नेहरू पास्ट प्रेजेंट इन फ्यूचर, ये किताब का नाम है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये किस तरीके से ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी के जो अचीवमेंट्स हैं उनको बिलिटिल किया गया है। स्पेशली जो आज की किताबें आप देखेंगे तो उनमें भी नेहरू के ऊपर जो लिखा जाता है वो दैट इज़ नॉट वेरी गुड, और बहुत ज़्यादा लिखा भी नहीं जाता है, बट जबकि नेहरू के कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ ऑथर ने कही कि आप एक बार नेहरू के बारे में पहले आई थिंक सभी को पढ़ना चाहिए, और सभी को अपना खुद का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जो उस व्यक्ति के अंदर जो साइंटिफिक टेम्पर था, उस व्यक्ति के अंदर जो सोशलिस्टिक अप्रोच थी, क्योंकि अगर आप इंडिया के 5 years प्लान देखें तो सेकंड 5 year प्लान जो होता था, जो सेकंड 5 year प्लान था, जिसको हम महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं, महालनोबिस मॉडल, दैट वाज बेस्ड अपॉन द सोशलिस्टिक पैटर्न, है ना। तो दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जो हमारे इंडिया में IITs आए या IIMs आए, IITs के पीछे भी जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ही सोच थी। तो दैट शोज द साइंटिफिक टेम्पर ऑल्सो, है ना। और साइंटिफिक टेम्पर में तो बहुत ज़्यादा आगे थे जवाहरलाल नेहरू। अगर आप लोग नहीं जानते तो प्लीज़ रीड हिज बुक्स, देन यू विल अंडरस्टैंड। और आजकल के आप लीडर्स के देखिए, आप वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, पहले ही हमने प्लेन बना लिया, हमको ज़रूरत नहीं थी, हमारे यहाँ पहले ही ये चीज़ हो गई थी, हमारे यहाँ पहले ही वो हो गया था। मतलब अब कुछ नहीं हो रहा, पहले सब हो चुका है, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब कुल मिलाकर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो और ये सारी चीज़ें जो है, फिर उसके बाद हम जवाहरलाल नेहरू को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। वो चीज़ ऑथर ने वही बताई है कि जो नेहरू का साइंटिफिक टेम्पर था और मॉडर्न जो माइथोलॉजिकल टेम्पर है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जवाहरलाल नेहरू वॉज अ मैन ऑफ साइंस एंड देयर हैज़ बीन एन अटेम्प्ट टू इरेज द नेहरूज लेगेसी। नेहरू के जैसे ही बनकर नेहरू की लेगेसी को इरेज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी ऑथर ने यहाँ पे बताया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। विटलिंग डाउन सोर्सेज ऑफ यूएस सॉफ्ट पावर, यहाँ पे बात चल रही है। देखो, मैं यहाँ पे हम यूएस के सॉफ्ट पावर की बात नहीं करेंगे। 3 चीज़ें यहाँ पे आई हैं। एक है 2-3 टर्म्स जो आए यहाँ पे। एक है 5 आइज अलायंस के बारे में आया है, 5 आइज अलायंस। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एक आया आपका सॉफ्ट पावर का जनक कौन है, मतलब ये टर्म कौन लाया है सॉफ्ट पावर, तो वो तो मैं अभी बताता हूँ। सॉफ्ट पावर का जो जन्म हुआ है वो जोसेफ नाई, ये नाम लिखा है जोसेफ नाई। ही इज़ द मैन हु गेव दिस टर्म सॉफ्ट पावर, याद रखिएगा, जोसेफ नाई। तो इन्होंने ही बताया सॉफ्ट पावर होती क्या। जैसे देखो, एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर क्या होती है, आपकी जो मिलिट्री पावर होती है, आपकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है, दैट इज़ द हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है, सॉफ्ट पावर मतलब कि आपके जैसे सिनेमा हो गया, आपका क्विजीन हो गया, मतलब आपके बाकी कौन से फीचर्स हैं जो वर्ल्ड में टेक ओवर कर रहे हैं। जैसे कई लोग इंडिया
का टेम्पल्स हो गया, तो इंडिया के टेम्पल्स देखने के लिए भाई बाहर बाहर से लोग आते हैं। तो ये एक इंडिया का सॉफ्ट पावर है। सपोज करो इंडिया की मूवीज़ हो गई, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब जैसे लोगों की मूवी हो गई, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जिन देश में मतलब लोगों को नहीं पता कि अच्छी मूवीज़ कैसी होती हैं, तो उन लोग वहाँ पे बहुत लोग पसंद करते हैं ऐसी मूवीज़ को, है ना, वांटेड जैसी मूवीज़ को, या ये कौन सी देश की है, जवान जैसी मूवीज़ को। तो जहाँ पे भी मूवी का IQ कम है, वहाँ पे सब जगह यहाँ पे ऐसी मूवीज़ पसंद होती हैं। तो वो लोग, ये भी सॉफ्ट पावर हो गया इंडिया का, है ना। इसके अलावा जैसे इंडिया का कुजीन, वैसे इंडिया का कुजीन तो वाकई बहुत फेमस है। आप लोगों ने सुना होगा, कई शोज़ भी होते हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी में आप देखोगे तो वो तंदूरी चिकन खाते हैं, वो इंडियन मसाले के साथ। बटर पनीर मसाला का नाम आ गया था एक बार, मैंने देखा, मैं उस शो में देख रहा था, तो उसमें बोलता है इंडियन का डे रहता है ना जिस दिन शेल्डन का, तो उसमें शेल्डन बोलता है कि यार वो आज बटर पनीर मसाला लेके आते हैं, इंडियन है, इंडियन डे है ना। तंदूरी पैलेस उनका जो गो टू प्लेस रहता है। तो ये इस तरीके की चीज़ें, तो ये भी सॉफ्ट पावर इंडिया की, तो इस तरीके की चीज़ों को सॉफ्ट पावर बोलता है। होप यू गॉट क्लैरिटी। जोसेफ नाई का नाम जरूर याद रखना। अगला है द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वाटर। यहाँ पे कनिका जामवाल जी का ये आर्टिकल है, हु इज़ अ डॉक्टरल कैंडिडेट फैकल्टी ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो उन्होंने ये लिखा है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, दे कैन डू अ लॉट एंड कंजर्व करने में, जो पॉलिसी मेकिंग बना रहे हो, जो पॉलिसी मेकिंग आप कर रहे हो, तो लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन जरूर इन्वॉल्व करें। यहाँ पे ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जो कि वेस्टर्न इंडिया का एग्जाम्पल है, ओरान। ओरान इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सैक्रेड ग्रूव। ओरान तो मुझे लग रहा है पूछ ही लेगा, है ना, ओरान जो है मुझे लग रहा है। लेकिन आस्क दिस क्वेश्चन, ये ओरान मैंने आपको पढ़ाया भी है 3 से 4 बार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बस इतना बता दीजिए कि ओरान कौन से स्टेट्स में है ना। वेस्टर्न इंडिया मैंने आपको हिंट दे दिया, लेकिन ओरान कौन से स्टेट में है, तो दैट विल बी मच बेटर। ओरान, दे आर सैक्रेड ग्रुप्स हैं ओरान, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कमेंट सेक्शन में आपका मैं इंतजार करूंगा, आप जरूर बताइएगा मुझे, है ना। इसके अलावा ऑथर ने वही कहा कि वाटर की जो पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, ताकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो वाटर सोर्सेज में ना हो, है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि रूरल जो वाटर पॉलिसीज़ हैं, दे शुड अचीव एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ द कम्युनिटीज़, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, दे आर द फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी तो, है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि हम कम्युनिटीज़ को तो इन्वॉल्व करें, लेकिन उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का जो जिम्मा है वो गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। अगर वो कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कैपेसिटी नहीं है उनके पास, रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है, तो गवर्नमेंट शुड बी द एड प्रोवाइडर, ठीक है ना। दूसरा जो आर्टिकल है वो है CBSE's 2 एग्जाम स्कीम ओवर कॉम्प्लिकेट्स थिंग। तो अब यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तर्ज पे CBSE ने एक नया प्रपोज्ड पॉलिसी दिया है, जो कि क्लास 10th स्टूडेंट को 2 बार बोर्ड एग्जाम देने की परमिशन देता है, ट्वाइस इन ईयर, फरवरी और मार्च में और मई में। तो उनका एम ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि भैया हम रिड्यूस कर रहे हैं प्रेशर को, हम चांस दे रहे हैं टू इम्प्रूव द स्कोर, हम प्रमोट करेंगे होलिस्टिक असेसमेंट। बट क्या ये वाकई सारी चीज़ें करेगी? तो पहले तो आपको बता दूं कि ये आया है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आया है ये चीज़ें। लेकिन अब बहुत सारे कंसर्न्स है। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि लॉजिस्टिकल एंड ऑपरेशनल इश्यूज रहेंगे। भाई 26.6 लाख स्टूडेंट जो हैं वो अपीयर होते हैं क्लास 10th एग्जामिनेशन में, 2026 में होने हैं। अब अगर आप 2 बार एग्जाम साइकिल करते हो तो लगभग 1,72,00,000 कॉपीज हैं जो कि इवेल्युएट करनी पड़ेंगी। तो अब स्टूडेंट पे तो प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन वो स्टूडेंट टीचर और रिसोर्सेज पे चला जाएगा, क्योंकि आपके पास टीचर्स और चेकर्स तो लिमिटेड है ना। तो 1.72 करोड़ कॉपीज स्क्रिप्ट को, आंसर स्क्रिप्ट को इवेल्युएट कौन करेगा? तो वो भी सोचना पड़ेगा ना आपको। एंड स्कूल्स मस्ट मैनेज मल्टीपल एग्जाम्स, सिक्योर क्वेश्चन पेपर्स, इंश्योर फेयरनेस, इम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेंगी 2-2 बार, है ना। बाकी फोर्सेस भी आपकी लगेंगी। स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि कम होगा? भाई और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अब देखो, अब आपके पास ये हो जाएगा कि अब तो आपके पास 2 मौके हैं। अब तो आपको अच्छे से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो 2 बार प्रिपेयर करना पड़ेगा, 2 बार वो पूरे एग्जाम का स्ट्रेस लेना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज नाउ नॉट द वे टू इम्प्रूव दैट थिंग। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि जो दोनों एग्जाम के बीच में गैप है वो तो बहुत ज़्यादा है नहीं। आप एक फरवरी मार्च में ले रहे हो, दूसरा मई में ले रहे हो, मतलब 1 से 1.5 महीने का गैप दे रहे हो। तो भाई फिर मेमोराइजेशन करेगा कैसे? रियल लर्निंग तो हो नहीं पाएगी, फिर वो ये बिल्कुल रटने बैठ जाएगा। तो भाई आपके एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। नंबर भले उसके बढ़े हुए नजर आए, बट क्या उसका अवेयरनेस, क्या उसका एजुकेशन, क्या उसका जो मेंटल लेवल है वो बढ़ा है कि नहीं? दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने भी कहा कि जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड्स के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बार बार 2 बार के एग्जाम के रिसोर्सेज, सारी चीज़ें प्रोक्योर करना,
है ना, ये भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा प्राइवेट कोचिंग जो है वो और एक्सप्लॉइट करेंगी, क्योंकि भैया ऑफर करेंगे कि हम स्पेशलाइज्ड कोचिंग देंगे, हम आपको क्रैश कोर्सेज देंगे, ये सब चीज़ें देंगे। तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग डिवाइड क्रिएट करेगा प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट के बीच में, है ना। और ऑथर ने ये भी कहा कि स्कूल कैलेंडर्स भी थोड़ा डिसरप्ट हो जाएंगे और क्लास 11th के एडमिशन डिले हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप मई में एग्जामिनेशन लोगे, मई जून में, तो फिर आपका रिजल्ट जुलाई तक आएगा। वैसे नॉर्मली आप जुलाई तक सेशन स्टार्ट कर देते हो, अब रिजल्ट ही जुलाई तक आएगा, फिर उनको कुछ टाइम दोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। बहुत अच्छा आर्टिकल था। न्यू बेड मैप ऑफ एंटार्क्टिका पील्स बैक आइस टू रिवील बेडरॉक इन स्टनिंग डिटेल। तो यहाँ पे अंटार्कटिका के सरफेस को स्टडी करने के लिए साइंटिस्टों ने एक मैप प्रिपेयर किया है। इसका नाम रखा है बेड मैप 3। याद रखेगा, बेड मैप 3। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेड मैप 3 न्यूज़ में था किसके लिए, तो ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आइस शीट को स्टडी करने के लिए, उनके बेड मैप को स्टडी करने के लिए बनाया गया बेड मैप 3। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। संतोष, यूकेज ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री ब्लॉक्ड बाय सीबीएफसी इन इंडिया। तो संतोष नाम की एक मूवी है जो कि यूके की ऑफिशियल एंट्री है इनटू दी ऑस्कर्स, ठीक है ना। एंड दिस मूवी शोज आई थिंक कुछ डिटेल्स है जो कि शोकेस की गई हैं। डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट आइडेंटिटीज इन इंडिया, पुलिस ब्रुटैलिटी इन इंडिया, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया है बाय संध्या सूरी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी, फिल्म मेकर ऑफ द मूवी। एंड संतोष को यहाँ पे सीबीएफसी ने अलाउ नहीं किया है, इंडिया में नहीं किया है। हालांकि यूके की ये ऑस्कर एंट्री है। तो ये पता नहीं क्यों नहीं करती ऐसी चीज़ें भाई। आप दिखा दो ना, लोग समझदार इतने हैं कि वो सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बट आप इस तरीके से जब उसको बैन करने लगते हो ना, तो वो और ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है आपके ऊपर, है ना, कि आप लोगों तक सच्चाई पहुंचने नहीं देना चाहते, ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बीच में हमको डिस्कस करना है। तो अभी अब तो और कुछ नहीं मिलेगा आई थिंक। So that is it for the day. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you.